अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सीक्वेंसर टूल को सीक्वेंसिंग स्पेशली सेंगर सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। आप में से जो भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में रिसर्च कर रहा होगा या जिसका भी इंटरेस्ट होगा कि वो डीएनए या आरएनए के अंदर होने वाले चेंजेस को आइदर पॉलीमॉर्फिज्म और डिजीज़ काजिंग वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहता है, तो वो क्या करता है कि वो डीएनए या आरएनए को सैंपल में से एक्सट्रैक्ट करता है। सैंपल कैन बी ब्लड। फॉर एग्जांपल हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं ब्लड से पेशेंट के, और हम ये चाहते हैं कि हम इसको कंपेयर करें विद द कंट्रोल सैंपल, और द सीक्वेंस फ्रॉम द इंसैम्बल जीनोम ब्राउज़र कैन बी डाउनलोडेड एज फॉर द कंपैरिजन। और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पेशेंट के अंदर डीएनए या आरएनए लेवल पर क्या चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, प्रोटीन के अंदर कोई अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है, या कोई स्प्लाइस साइट इफ़ेक्ट हो रही है जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ कॉज हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि डीएनए से आरएनए बनेगा एंड देन आरएनए से प्रोटीन बनेगी। सो डीएनए इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो अगर हमें पता है या हमारे माइंड में कोई सस्पेक्टेड जीन है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं सैंपल में से, ब्लड सैंपल में से लेट्स सपोज, और फिर हम उसको पीसीआर करते हैं। पीसीआर किस लिए किया जाता है? ताकि आपकी पूरे होल जीनोम, क्योंकि आपने पूरा डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है, उस डीएनए में से वो स्पेसिफिक जीन एम्पलीफाई की जा सके जिस जीन को आप स्टडी कर रहे हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन में है। पीसीआर के बाद उस सैंपल को सीक्वेंस किया जाता है। डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके लिए सबसे बेसिक या सबसे ओल्ड या कन्वेंशनल मेथड है सेंगर सीक्वेंसिंग, जिसमें हम एक्सोन वाइज सीक्वेंसिंग करते हैं। 1 by 1 ईच एक्सोन इज सीक्वेंस्ड। ऑल दो सीक्वेंसिंग की एडवांस फॉर्म्स आ चुकी हैं जैसा कि होल जीनोम और होल एक्सोम सीक्वेंसिंग, लेकिन एनजीएस से ज़्यादा प्रिलिमिनरी हम जिसको कहते हैं वो सेंगर सीक्वेंसिंग है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक एक्सोन को स्टडी करना चाह रहे हैं या उसको रिलेट करना चाह रहे हैं डिजीज़ के साथ, तो आप सेंगर सीक्वेंसिंग पे जाएंगे। तो ये सबसे बेसिक सीक्वेंसिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ की जाती है। सेंगर सीक्वेंसिंग के जो रिजल्ट्स आते हैं वो पीक्स की फॉर्म में आते हैं, तो उसको एनालाइज करने के लिए सीक्वेंसर टूल यूज़ किया जाता है। मैं बायोएडिट पे भी एक लेक्चर बनाऊंगी, लेकिन बायोएडिट और सीक्वेंसर दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आप मल्टीपल सीक्वेंसिंग फाइल्स को एक ही टाइम पे एनालाइज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 to 6 पेशेंट्स और 10 to 12 पेशेंट्स, आप उनको कंपेयर कर रहे हैं विद कंट्रोल, तो आप उनको इकट्ठे एक ही फाइल में एनालाइज कर सकते हैं एक कंटीन बनाकर। जबकि बायोएडिट में क्या होगा, आपको 1 by 1 हर पेशेंट को एनालाइज करना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा विद द कंट्रोल सैंपल। अगेन सीक्वेंसर के डिफरेंट वर्जन्स हैं जो आपको मेरे सामने खुला हुआ नज़र आ रहा है। ये 5.1 है, आपको 1 मंथ की ट्रायल दी जाती है। 5.4.6 वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इसको लाइफ टाइम भी अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि डीएनए के अंदर, जैसा कि हम सबको पता है, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। उनके अंदर क्या चेंज आया है, डीएनए के सीक्वेंस में क्या चेंज आया है, तो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अमाइनो एसिड लेवल पे या प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और यही बेसिक वजह होती है डिजीज़ कॉज होने की। तो आपके पास जब सीक्वेंसिंग फाइल्स मौजूद हैं तो आपने करना कि आपने सीक्वेंसर को ओपन करना है, जैसे मेरे सामने ये ओपन हुआ है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सीक्वेंस में। सीक्वेंस में जाके आपने क्या करना है कि आपने क्रिएट न्यू सीक्वेंस में जाना है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रही हूँ जिस सैंपल को मैं एनालाइज कर रही हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सोन नंबर 8, क्योंकि मैं एक्सोन 8 को एनालाइज करने लगी हूँ। और जिस जीन को भी आप सीक्वेंस कर रहे हैं, जिसको आप एनालाइज करें, यहाँ पे उसका नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल जीन ए। इन्फॉर्मेशन आपने ओके की। अब आपने क्या करना है, जैसे हम सबको पता है कि रेफरेंस जीनोम कहाँ से निकाला जाता है, इंसैम्बल जीनोम ब्राउज़र से। तो मैंने इंसैम्बल जीनोम ब्राउज़र पे एक वीडियो पहले बनाई हुई है, अगर आपने देखनी है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कैसे किसी जीन का सीक्वेंस हम डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपने लिए जिस जीन को मैं एनालाइज करना चाह रही हूँ, मैंने वो सीक्वेंस अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ है, और मैं उसके एक्सोन 8 को सीक्वेंस कर रही हूँ अभी, उसको मैं एनालाइज करना चाह रही हूँ। क्योंकि मेरे पास जो फाइल सीक्वेंस होकर आई हैं वो एक्सोन 8 की हैं, तो उसका रेफरेंस सीक्वेंस मैंने इंसैम्बल जीनोम ब्राउज़र से डाउनलोड किया और उसको मैंने अपने पास कॉपी किया, क्योंकि ये अब पेशेंट्स के सैंपल के साथ कंपैरिजन में एज अ कंट्रोल यूज़ हो रहा है। मैं सीक्वेंस में गई थी, क्रिएट न्यू सीक्वेंस किया, और वहाँ पे जाके मैंने वो एक्सोन 8 का सीक्वेंस पेस्ट कर दिया।
ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँगी यहाँ से। मिनिमाइज़ करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने जाना है फ़ाइल में। ये आपको ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा फ़ाइल में जाके मैं वो सीक्वेंसेस इंपोर्ट करूँगी जो सीक्वेंसिंग मुझे सेंगर सीक्वेंसिंग के बाद फाइल्स मुझे रिसीव हुई हैं। इनको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़र्स्ट 10 सीक्वेंसेस को कंपेयर करना चाह रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 ओके, 7 सीक्वेंसेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं कंट्रोल ए करूँगी ताकि ये रेफरेंस सीक्वेंस के साथ अलाइन हो जाएं। कंट्रोल ए करने के बाद मैं जाऊँगी असेंबल ऑटोमेटिकली पे। जैसे ही मैंने असेंबल किया है इनको, ये सारे के सारे सैम्पल्स एक कंटीक की फॉर्म में आ गए हैं और आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं नंबर ऑफ़ कंटीक्स कितने हैं, 1। ये नंबर ऑफ़ कंटीक्स का यहाँ पे ये मतलब है कि ये आपको बता रहे हैं कि जो आपकी सीक्वेंसिंग फ़ाइल है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी कम होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी फ़ाइल की, तो ये उसको इस कंटीक से बाहर निकाल देगा। अब आपने क्या करना है, आपने इस कंटीक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे बेसिस में और बेसिस के बाद आप जाएंगे शो क्रोमेटोग्राम्स, क्योंकि पीक्स को हम देखना चाह रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं जब सीक्वेंसिंग होकर आती है तो आपको पीक्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर पीक का एक डिफरेंट कलर है। जी का ब्लैक कलर है, ए का ग्रीन कलर है, ओके, टी का रेड कलर है एंड सी का ब्लू कलर है। ये कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं हर एक न्यूक्लियोटाइड को। तो अब यहाँ पे आपको जो बहुत सारे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई चेंज प्रेजेंट है। बट क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्ट में है, हमने प्राइमर सिंथेसाइज करते हुए जब प्राइमर सिंथेसिस की वीडियो बनाई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्राइमर सिंथेसिस हम थोड़ा सा एक्सॉन के स्टार्ट में बिल्कुल नहीं वहाँ पे प्राइमर को बाइंड करते हैं, हम थोड़ा सा पीछे बाइंड करते हैं, इंट्रोन में बाइंड करते हैं या 5' UTR में बाइंड करते हैं। उसकी वजह ये है कि सीक्वेंसिंग बिल्कुल स्टार्ट से पीक्स अच्छी नहीं आती हैं जब भी सीक्वेंसिंग की जाती है। पीक्स आगे जाकर ठीक होना शुरू होती हैं, जैसे अब आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये आपके पास एक्सॉन 8 है जो मैंने रेफरेंस सीक्वेंस डाउनलोड किया था। ये नीचे सारे पेशेंट्स की लिस्ट आ रही है जिन पेशेंट्स को मैंने यहाँ पे कंपेयर करने के लिए जिनकी फ़ाइल अपलोड की है। अब आप देखें कि यहाँ पे कोई डॉट नहीं है, दैट मीन्स कि ये कंट्रोल और पेशेंट सब में सीक्वेंस सेम है, देयर इज़ नो चेंज। तो अब मैं इसको आगे तक एनालाइज करती जा रही हूँ। अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे डॉट, जहाँ पे भी डॉट आएगा दैट मीन्स कि वहाँ पे चेंज प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे कोई डॉट नहीं आ रहा दैट मीन्स कि सीक्वेंस बिल्कुल नॉर्मल सीक्वेंस के जैसा है। ओके, लेट्स सपोज यहाँ तक हमें कोई डॉट नज़र नहीं आया, दैट मीन्स यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं है नॉर्मल में और पेशेंट के सीक्वेंस में, बट देयर इज़ अ डॉट। ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई चेंज है किसी एक पेशेंट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आप यहाँ पे नीचे फोकस करें तो ये ए है नॉर्मल सीक्वेंस में और बाकी पेशेंट्स के अंदर यहाँ पे क्या है, जी है। लेकिन इस पेशेंट के अंदर यहाँ पे ए की बहुत प्रॉपर पीक है। अगर हम अगर पीक को फोकस करते हैं तो अब ये देख सकते हैं कि जी की पीक किस कलर की है, ब्लैक कलर की है, और यहाँ पे ए की पीक है। दैट मीन्स बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन है। सब्सटीट्यूशन क्या होती है, जब एक न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो जाता है। अगर यहाँ पर एक स्ट्रैंड के अंदर ये चेंज आया होता और दूसरे स्ट्रैंड के अंदर ये चेंज ना आया होता तो इन दैट केस हमें एक जी की पीक नज़र आती और उसी के अंदर ओवरलैपिंग एक ए की पीक भी नज़र आती है। मीन्स हमें डबल पीक नज़र आती, जैसे कि यहाँ पे ए की पीक है, इसी के साथ हमें एक ब्लैक जी की पीक भी नज़र आती। हम ये कहते हैं कि ये चेंज जो है ये हेट्रोजाइगस है। बट यहाँ पे सिंगल पीक का मतलब ये है कि ये चेंज होमोजाइगस है। आप बहुत क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की सिंगल एक पीक है, नीचे कोई पीक आपको नज़र नहीं आ रही, और बाकी पेशेंट्स में बिल्कुल क्लियर ए की जी की पीक्स हैं। दैट मीन्स ये होमोजाइगस सब्सटीट्यूशन है। अगर डिलीशन होती है तो भी आप यहाँ से क्रोमेटोग्राम को कंसल्ट करके बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि आपको जो चेंज ऊपर डॉट की फॉर्म में नज़र आ रहा है क्या वो चेंज ठीक भी है या नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर डॉट को नहीं देखना। और वो क्यों नहीं देखना, मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता रही थी कि जब आप सीक्वेंसिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू के कुछ बेसिस प्रॉपर्ली सीक्वेंस नहीं होती, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पीक्स नॉर्मल नहीं है। ये बहुत क्लियर पीक है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, और ये यहीं से आप क्लियर कट एज्यूम कर सकते हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो ठीक है या गलत है। इंसर्शन भी आपको प्रॉपर नज़र आएगी, डिलीशन भी नज़र आएगी, आपको सब्स्टिट्यूशन भी नज़र आएगी। अब अगर आपको एक चेंज एनालाइज हो गया, फॉर एग्जांपल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब व्हाट्स नेक्स्ट आपने ये करना है, आपने देखना है कि जो आपको चेंज मिला है ये म्यूटेशन है या पॉलीमॉर्फिज्म है।
म्यूटेशन का वर्ड अभी साइंटिफिक सोसाइटी में चेंज कर दिया गया है, म्यूटेशन नहीं यूज़ किया जाता, अब यूज़ किया जाता है डिजीज़ कॉजिंग वेरिएंट। बट हम इसके लिए जो टूल यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जो हमें चेंज मिला है पेशेंट के अंदर, वो डिजीज़ कॉजिंग वेरिएंट यानी म्यूटेशन है या वो पॉलीमॉर्फिज्म है सिंपल, तो हम उसके लिए एक टूल यूज़ करते हैं, दैट इज़ म्यूटेशन टेस्टर। म्यूटेशन टेस्टर क्या करता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा कि आपको जो चेंज मिला है वो डिजीज़ कॉजिंग है या पॉलीमॉर्फिज्म है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जीन सेलेक्ट की और फिर मैं यहाँ से इसका, क्योंकि जब आपने इंसैम्बल जीनोम ब्राउज़र से जीन का सीक्वेंस डाउनलोड किया होगा, आपको पता होगा आपने कौन सा ट्रांसक्रिप्ट यूज़ किया है, आप वो ट्रांसक्रिप्ट नंबर चूज़ करेंगे, आपको उसका NM नंबर भी पता होगा। देन बिकॉज हम पूरी जीन को देख रहे हैं, हमने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि हम सिर्फ CDNA पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम जीनोम को देख रहे हैं, ओवरऑल पूरे जीन को देख रहे हैं, तो मैंने जीन को सिलेक्ट किया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपको चेंज मिला है उस चेंज से पीछे क्या सीक्वेंस है और उस चेंज से आगे क्या सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल इस केस में जहाँ पे G चेंज हो रहा है उससे पहले है TTC। सो अब इंफॉर्मेशन क्या चाहिए म्यूटेशन टेस्टर को, जहाँ पे चेंज आया उससे पीछे के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स TTC एंड देन आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में वहाँ पे G किस में चेंज हो रहा था, A में, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर आप उससे आगे वाला जो भी सीक्वेंस है कुछ न्यूक्लियोटाइड्स वो देंगे। फॉर एग्जांपल इधर AC है तो मैं इसको इनपुट करूँगी AC। अगेन आप देखें आपको नीचे फॉर्मेट भी दिया हुआ है उन्होंने कि TTC जो नॉर्मल सीक्वेंस स्टार्ट वाला और नॉर्मल सीक्वेंस एंड वाला, और जहाँ पे चेंज आ रहा है सब्स्टिट्यूशन है तो उसके ब्रैकेट के अंदर आप स्लैश डाल के लिखेंगे। दो न्यूक्लियोटाइड्स एक में कन्वर्ट हो रहे हैं यानी उनमें से एक डिलीट हो रहा है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, डिलीशन है तो इस फॉर्म में लिखेंगे, इंसर्शन है तो इस फॉर्म में लिखेंगे। जब आपने सेलेक्ट कर लिया, इनपुट दे दी, तो आप उसको कंटिन्यू करें। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये डिजीज़ कॉजिंग है, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, ये किस न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रही है, अमीनो एसिड चेंज किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। सो इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद ये था कि आप, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सीक्वेंसिंग जब फाइल उनको रिसीव होती है तो आइदर वो उसको किस क्रोमैस में यूज़ करें, क्रोमैस से आइडेंटिफाई करें, सीक्वेंसर से करें, या उसको बायोडिट टूल से यूज़ करके करें। तो मैंने आपको बताया कि बायोडिट भी सीक्वेंसिंग के लिए अच्छा टूल है, बस उसमें आपको 1 by 1 इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और हर पेशेंट को अलग अलग सीक्वेंस करना पड़ेगा। सीक्वेंसर और क्रोमैस पीक्स बहुत अच्छी बताता है आपको, और सीक्वेंसर जो है ये टाइम सेविंग इसलिए कि आप मल्टीपल सीक्वेंसेस को इकट्ठे एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको बता रही थी कि पीक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखें, अगर ये अच्छी सीक्वेंसिंग पार्ट नहीं है, इसको मैं ये नहीं कह सकती कि जैसे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि इस जगह पे G है पेशेंट में और इधर T है, दिस इज़ रॉन्ग। आप दोनों की पीक्स यहाँ पे देख सकते हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। तो हमेशा कोशिश करें कि पीक्स को कंसल्ट करें और उसके बाद उसको डिसाइड करें कि अदर इट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज़ म्यूटेशन और इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू और नॉट। थैंक यू सो मच।